भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। धन्यवाद धनंजय जी। पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन सरकार की ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए थे। जब उनकी सरकार बनी थी नवंबर के अंत में, तो हमें लगा था कि अपनी पुरानी हरकतों को छोड़कर वो राज्य के हित में कार्य करेंगे, करप्शन मुक्त राज्य की स्थापना का एक प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अनुमान गलत था। 27 फरवरी को, और ये विषय इसलिए उठाए जा रहे हैं यहाँ इस स्तर पर, क्योंकि उस छोटे से राज्य में जिस बड़े पैमाने पर घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है वो अकल्पनीय है। लेकिन दिल्ली से दूरी होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे विषय जो हैं वो राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आ पाते हैं, और जिससे सोरेन सरकार को एक खुली छूट मिल जाती है इस देश को, अपने राज्य को लूटने की। मित्रों, 27 फरवरी को एक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी झारखंड की असेंबली में। स्वास्थ्य संबंधी जो परफॉर्मेंस रही है राज्य के तमाम स्वास्थ्य विभागों की, उस विषय पर यह रिपोर्ट थी। और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। 19,125.88 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, जिसमें कि 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 5,209 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं जमा नहीं किए गए हैं। परंतु ये राशि जो है 19,125.88 करोड़, 19,125.88 करोड़ रिलीज कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स थोड़े जेन्युइन भी दिखते हैं, उनकी पेमेंट ड्यू है। 8 विभागों के द्वारा पिछले एक साल में 26.22 करोड़ आकस्मिक विपत्र निकासी विड्रॉ किए गए, जिसको इमरजेंसी फंड्स, शॉर्ट कंटिजेंसी फंड्स कहे जाते हैं। पिछले एक साल में 26 करोड़ जो हैं वो सरकार के अकाउंट से विड्रॉ किए गए, जिसमें कि 13 करोड़ लगभग केवल मार्च के महीने में, मार्च 2024 के महीने में हुए थे। तो हर तरफ से जो है सरकारी खजाने को हेमंत सोरेन की सरकार ही लूट रही थी। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, बजटीय प्रावधान में कितना बड़ा ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। 4,536 करोड़ को रेवेन्यू सेक्शन में, राजस्व अनुभाग में दिखाए जाने के बजाय उसको कैपिटल कंपोनेंट में, अर्थात पूंजीगत अनुभाग में दिखाया जाता है और वो स्पेंड कर दी जाती है। तो रेवेन्यू का हिसाब नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बेहिसाब। वहीं दूसरी ओर पूरे कोविड के दौरान और उसके बाद जो कमियां और जो खामियां पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पाई गई, उसका वर्णन अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल का हाल था, उससे बुरा हाल आज झारखंड का है। मार्च 2022 में ऐसा पाया गया कि केवल 61% जो है पोजीशन मेडिकल ऑफिसर के और स्पेशलिस्ट के, विशेषज्ञों के रिक्त थे। जहां नर्सेस का सवाल आता है, लगभग 20 से 25% जो सीट्स, जो पोजीशंस थे नर्सेस के, वो रिक्त थे। एक कैग रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि जो टीचिंग स्टाफ है
उसमें 45% स्थान जो है पूरी तरह से रिक्त थे। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है जिसमें दवाएं जो हैं उपलब्ध होनी चाहिए, इन दवाओं में 65% से 95% का शॉर्टेज था। तो एक प्रकार से जो हमने कई ऐसे दृश्य देखे हैं दोस्तों, जहां ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में लोगों को, शवों को 50-50, 60-60 किलोमीटर जो है झारखंड में अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं हमारे ग्रामीण भाई ट्राइबल्स। और दूसरी तरफ इतनी बड़ी अनियमितताएं, इतने बड़े स्कैम्स जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग में हो रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के कौन है? ये पोजीशन स्वास्थ्य मंत्री का हमेशा कांग्रेस अपने पास रखता है। वहां पर पहले बन्ना गुप्ता थे, जो 2021, 22, 23 के जो आंकड़े हैं, ये सारी अनियमितताओं की जिम्मेदारी बन्ना गुप्ता पे जाती थी, जो कांग्रेस के एमएलए थे जमशेदपुर वेस्ट से। इन्हीं कारणों से वो चुनाव हारे। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस विशेष रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री को झारखंड में अपने पास रखती है ताकि वो झारखंड को अपना एक एटीएम बना सके? और सवाल जो है ये राहुल गांधी तक जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां कांग्रेस को मौका मिलता है वो सरकारें बनाती ही है राज्यों में, ताकि सरकार को लूट सके। और उसका एक और उदाहरण झारखंड की सरकार में दिखता है, जहां की हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस भी प्रतिभागी है। देखिए, जो विकट स्थिति वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की है, उसका वर्णन तो मैंने आपको दिया। लेकिन अभी 31 जनवरी 2025 को एक बड़ा ही तुगलकी फरमान जो है झारखंड सरकार ने इसी क्षेत्र में हेल्थ संबंधी एक बड़ा ही तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान के जरिए आयुष्मान भारत में जो कवरेज है, जो कवरेज प्रदान किए जा रहे हैं, जो अस्पताल आयुष्मान भारत के कवरेज में इंक्लूडेड हैं, उनमें जबरदस्त कमी की गई है और यह लागू होगा 1 अप्रैल से। इसके अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 30 होनी चाहिए। अगर आप आयुष्मान भारत के कवरेज में आना चाहते हैं तो आपको अर्बन क्षेत्रों में कम से कम 30, माफ कीजिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 30 बेड होने चाहिए। आप सोच सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा अस्पताल होगा झारखंड के अंदर जहां की 30 बेड का अस्पताल मौजूद हो? शायद एक भी नहीं होगा। दूसरी ओर अर्बन क्षेत्रों में 50 बेड होना अनिवार्य है अगर आप आयुष्मान भारत के कवरेज में इंक्लूड होना चाहते हैं तो। कुल मिलाकर अर्बन क्षेत्र में भी अगर आप जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग को छोड़ दें, और जिनमें इन 4-5 शहरों का जो मैंने नाम लिया, इसमें भी कुल मिलाकर मात्र आपको 18 या 20 अस्पताल मिलेंगे जिनमें कि 50 बेड मौजूद है। तो एक तरह से ये घुमाकर आयुष्मान भारत के कवरेज से झारखंड की जनता को वंचित करने का प्रयास है। और देखिए किस षड्यंत्र के तहत किया गया है। ये केजरीवाल की तरह सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, ये ममता बनर्जी की तरह सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि हम ये स्कीम लागू नहीं करेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रावधान ला रहे हैं जिससे कि इसका कवरेज मुश्किल हो जाएगा और लगभग असंभव हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड से ही, पहला राज्य था जिसमें आयुष्मान भारत जब रघुवर दास की सरकार थी तो तुरंत इंप्लीमेंट किया था। और उस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने 2-2, 3-3 बेड, जिन्होंने आयुष्मान भारत के कवरेज पाने के लिए, अपने आप को स्कीम में शामिल करने के लिए छोटे छोटे अस्पताल अपने घर से में खोल दिए थे। आप सोचिए रातों रात उनको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये झारखंड की राज्य सरकार की, ये हेमंत सोरेन की क्रूरता दिखाता है। एक और विषय जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, देखिए ये पेयजल योजनाओं, हर तरफ जो अराजकता फैली है, ये एक रिपोर्ट 2 दिन पहले की है। पूरे राज्य सरकार में पेयजल योजनाओं में जितना बजट निर्धारित किया गया था इस वर्ष के लिए 4,500 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जिसमें मात्र 438 खर्च हुए हैं।
अर्थात केवल 10% राशि ही खर्च हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रांची के गेतलसूद डैम के रिंग रोड का पाइपलाइन, उसमें मात्र 15% काम हुआ है। धनबाद में बागमारा के फेज 1 और 2 में मात्र 20% काम हुआ है। जमशेदपुर के कई इलाकों में जहां पानी की कमी है, 8 सालों में कोई भी आगे काम नहीं हो पाए। तो आप समझ सकते हैं, जब पूरा 4500 करोड़ अगर आवंटित किया जाता है, उसमें मात्र 10% खर्च हो रहे हैं, तो बाकी पैसे कहां जा रहे हैं? स्वास्थ्य में करप्शन, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार का लिस्ट इतना लंबा है कि शायद मैं आपको 24 घंटे भी इसमें अगर मैं शुरू हो जाऊं तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन एक जिस्ट मैं बता रहा हूं। अब हम आते हैं जो दूसरी हरकतें हेमंत सोरेन सरकार की रही है, घोर तुष्टीकरण की, उस पर भी एक नजर डाल दे। अभी पिछले सप्ताह होली के दिन हमने देखा कि घोड़थंबा नाम का एक इलाका है गिरिडीह में, जहां विकास शाह नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने बहुत क्रूरता से मारा, उनके शरीर को पूरी तरह से जख्मी किया। उसका कारण क्या था? एक मुस्लिम बहुल इलाके में वो और उनका परिवार खुलकर होली खेलना चाहता था। इसके बाद हमारे कई नेतागण, बाबूलाल मरांडी जी उनसे मिलने गए, परिवार से मिले, रघुबर दास जी के, और उस प्रताड़ना को देखकर वो हैरान है कि केवल एक मुस्लिम बहुल एरिया में एक हिंदू परिवार आज वहां होली नहीं खेल पा रहा है। और ये घटना जो है, ये एक झारखंड के लिए एक आदत सी बन गई है। होली में अगर ये वारदात गिरिडीह में हुई है, तो मात्र उसके 15 दिन पहले महाशिवरात्रि में हजारीबाग में यही चीज देखने को मिला। नाम बदल सकते हैं, कहीं वो विकास शाह विक्टिम हो सकता है, कहीं वो अंकित दुबे हो सकता है, माफ कीजिएगा अंकित दुबे नहीं, दूसरा था। लेकिन हर बार, हर साल हम देखते हैं कि पर्व त्योहार के मौसम में ममता बनर्जी की तरह हेमंत सोरेन में भी यही मानसिकता है कि ये हिंदू इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू जो है वो मुस्लिम इलाके से दूर रहे। मैं हेमंत सोरेन को बताना चाहता हूं कि योगी जी से सीख लीजिए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में? 75। कितने डिस्ट्रिक्ट झारखंड में? 24। यूपी की पॉपुलेशन क्या है? 24 करोड़। झारखंड की पॉपुलेशन है 3.5 करोड़। अगर 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन में और मात्र 24 डिस्ट्रिक्ट में वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? और यही से मैं दूसरे विषय पर आता हूं, जो कि जनसांख्यिकी का विषय है, डेमोग्राफी डिस्टॉर्शन का विषय है। यहां पर हमने निरंतर देखा है कि पाकुर, साहिबगंज और डुमका के क्षेत्र में इन्होंने खुली छूट दे रखी है झारखंड की सरकार ने कि आप आइए, बांग्लादेश के रेफ्यूजीज जो हैं, वो बांग्लादेश के जो रेफ्यूजी गलत शब्द होगा, लेकिन बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, आप आइए, बसिए। और यहां पर अब बड़ी संख्या में अब आतंकवादी गतिविधियां भी पनप रही हैं। अभी हाल फिलहाल में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक खूंखार आतंकवादी अब्दुल मामून वहां गिरफ्तार हुआ था। यह व्यक्ति 6 जनवरी को मुर्शिदाबाद के इलाके से पाकुर में आकर बसा था और इसने पाकुर के इलाके के 15 लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया था, उनको ट्रेन कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ जहां की हेमंत सोरेन की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, हम ये मानते हैं कि उस पूरे इलाके में, संतल परगना में, कई ऐसे टेरर मॉड्यूल जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं हेमंत सोरेन की निगरानी में। लेकिन राज्य सरकार कई इन मामलों पर को नजरअंदाज करती है। एक मामले पर जरूर जो है वो अपना वाहवाही बटोरने के लिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कई ऐसी वारदातें पनप रही हैं। आपको पता होगा जनसांख्यिकी युद्ध जो है वहां पर बहुत समय से, एक लंबे समय से चल रहा है। वहां पर कई रूलिंग्स आए हैं हाई कोर्ट की। लास्ट रूलिंग जो है 30 अक्टूबर की है, जिसमें कि हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक पैनल का निर्माण हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और जो ये जनसांख्यिकी जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसके सही कारणों का आकलन करें। राज्य सरकार की नॉन कोऑपरेशन के कारण यह पैनल अब तक गठित नहीं हो पाया है।
अब तक उस इलाके में कोई ठोस कदम नहीं लिए गए हैं। अक्टूबर के पहले जुलाई में भी झारखंड हाईकोर्ट का एक रूलिंग था कि 5 इलाकों का उन्होंने विशेष तौर पर वर्णन किया था, जिसमें मूल तौर पे संथल परगनास के एरिया शामिल थे। देवघर, दुमका, पाकुर, साहेबगंज जो सिद्धो कानो का इलाका था, आज ये लोग उसको औरंगजेब का इलाका बनाना चाहते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा, ये एक बड़ा प्रश्न जो है यहां खड़ा होता है कि क्या बिरसा मुंडा की भूमि को हेमंत सोरेन औरंगजेब की भूमि बनाना चाहते हैं? इसके खिलाफ हमने पुरजोर तरीके से असेंबली इलेक्शन में भी लड़ा था। दुर्भाग्यवश शायद हम इस बात को जो है बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, लेकिन हेमंत सोरेन को बहुमत मिल गई थी। लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि झारखंड को इस वक्त बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 2 बड़े प्रश्न जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही उठते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड को अपना एटीएम बना चुकी है? जैसे कि हर राज्य में जब वो लूट की प्रक्रिया शुरू करते हैं, हमेशा से झारखंड में जो हेल्थ मिनिस्टर रहा है वो कांग्रेस का रहा है, और जो बड़े पैमाने पर करप्शन आया है, हम ये मांग करते हैं कि जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है इरफान अंसारी, या तो वो सीबीआई की इंक्वायरी की पेशकश करे, हेमंत सोरेन को बोले कि एक सीबीआई की इंक्वायरी हो इस पूरे हेल्थ स्कैम में, और बन्ना गुप्ता जो कि पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे, विशेष तौर पर उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरा सवाल यही है कि क्या बिरसा मुंडा की भूमि को हेमंत सोरेन अपने तुष्टिकरण की नीतियों के द्वारा, विकृत नीतियों के द्वारा औरंगजेब की भूमि बनाना चाहते हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। मित्रों, जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछें। ये 2 घंटे बाद आपको रिलीज हो जाएगा। ये पार्टी के जरिए ही आपको ऑफिशियली 2 घंटे के बाद ये सारा आपको मिल जाएगा। जी, देखिए, शुक्रवार को घोड़थंबा में ये घटना हुई थी जहां की अंकित शाह को बेरहमी से मारा गया था, राइट्स हुए थे। रविवार के शाम को रघुवर दास जी वहाँ मौजूद थे उस इलाके में। ऐसी तस्वीरें आपको, ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी जहाँ की स्वयं वो एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की हरकतें, ये पक्षपात क्यों हो रहा है। और अगले दिन सुबह बाबूलाल मरांडी जी भी वहाँ मौजूद थे। तो निरंतर ये बातें उठाई जा रही। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, जैसा धनंजय जी ने भी कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अनिवार्य हो गया था क्योंकि एक दूरी के कारण शायद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो हो रही है और जो बड़े स्तर पर हो रही हैं, अगर दिल्ली में वो होती तो आज जो है दिल्ली की सरकार यही कारणों से गई थी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार निकलती जाती है। उसको मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सुर्खियों में जब तक ये खबरें नहीं आएंगी या अनियमितताएं नहीं आएंगी, तब तक उनको एक खुली छूट मिल जाती है।